नमस्कार TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा समीर सिद्दीकी साहब की वो स्पीच, जिसको आप देखते ही रह जाते हैं, सुनते ही रह जाते हैं। ऐसी काम की चीज़ें, ऐसी नॉलेज वाली बातें ऐसी हमारे सामने आती है जो हम कॉलेजों में और बड़ी बड़ी स्कूलों में जब हम वो बातें सुनते थे। आज मैं खुश नसीब हूँ कि वो हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर आज हमारे साथ है। हम नागपुर के कमर कॉलोनी में हैं, जहाँ NIT का गार्डन है। वहाँ एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखा गया था, मोटिवेशनल प्रोग्राम था और आज हमें यहाँ बुलाया गया था इसी कार्यक्रम के लिए। तो मैं समीर सर से जानना चाहूँगा, उनसे हम कुछ बात करेंगे, वो जानकारी लेंगे है कि आप भी गौर से उसको सुनिए और उन बातों पर अमल कीजिए, क्योंकि हम लोग बड़ी किस्मत से हम लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें मोटिवेशनल प्रोग्रामों में दिया जाता है। सर, समीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24 में। आपका शुक्रिया। सभी लोगों के मेरा नमस्कार और सलाम वालेकुम। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है आज, बहुत खुशी का दिन है। क्या कहना चाहेंगे आप पूरे देशवासियों को? देखिए, ये खुशी का दिन इसलिए है कि जो जनता थी उसने आज संविधान को लिखकर अपने आप को सौंपा था, इसलिए हम रिपब्लिक डे कहते हैं। पब्लिक ने अपने आप को वापस एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था और कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन भी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और आखिरी लाइन है कि वी गिव आवर सेल्फ, हम अपने आप को देते हैं। लेकिन अब कुछ वजूहात से हर वो इंसान जो बहुत अमीर है, कबीर है, जो बहुत पैसे वाला है, आज सारी डेमोक्रेसी, सारा रिपब्लिकिज़्म उनके हाथ में सिमटता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के इस 72वें गणतंत्र दिवस में हमें फिर से ये सोचना होगा कि उन 1% पैसे वाले और संप्रदाय 1% पैसे वाले और सामंतवादी लोगों से फिर अपना संविधान की मदद से कैसे हम अपने अधिकारों को वापस लेकर उन गरीबों के हाथ में दे दें जिसके लिए वो लिखा गया था। क्या कहना चाहेंगे उन जवान बच्चों से जो जॉब के लिए तरस रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे उन माता पिताओं से जो अपने बच्चों को जॉब पर लगाना चाहते हैं, पर बदकिस्मती ये है कि जॉब नहीं मिल पा रहा है पूरी तरह से? नागपुर के खुद बच्चे बेंगलोर, मुंबई और पुणे जाते हैं जॉब करने के लिए, जबकि बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास होती है और जबकि मेट्रो सिटी कहा जाता है इसको, नागपुर को। लेकिन आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी जॉब्स नहीं मिलती है। वो बच्चे अपने माता पिता को, अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाके वो जॉब मजबूरी में करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ा ही बदकिस्मत ये सवाल है, क्योंकि जहाँ से मैं देखता हूँ जॉब्स अब वापस आएंगे नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यानी रोबोट अब वो काम करेंगे जो इंसान कभी किया करते थे। और जब आप काम करते हो तो कम से कम आप डिग्री होल्डर हो तो 30 से 35 हज़ार रुपया महीना चाहोगे, जबकि एक मशीन जब काम करती है तो मशीन का टोटल उसकी सैलरी एक बिजली का बिल है। तो कोई आपको जॉब क्यों ना दे, अपने मुनाफे में इजाफा क्यों ना करे उन मशीनों को जॉब देके। हमारा बच्चा पढ़ाई करते समय 4 से 5 सवालों में कतराने लगता है और गूगल से दिन भर में 4.5 अरब सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई हमारे बच्चे को नौकरी क्यों दे, वो गूगल को क्यों ना दे दे जो फ्री है। लेकिन गूगल फ्री होने के बाद वो हमारा डेटा जमा कर रहा है, वो हमारे उठने बैठने पसंद करने की हरकतों पे नज़र रख के दिन भर हमें सामान बेचता है। तो अब हम MBA करके किसी को क्या बेच पाएंगे जो गूगल हमारा डेटा जमा करके हमें बेच रहा है। तो अगर उन माँ बापों से और उन बच्चों से अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा तो वो ये है कि अब हम उस दौर में आ चुके कोरोना के बाद, जहाँ पर जॉब मांगने से नहीं, जॉब पैदा करने से मिलेगा। समीर साहब, मैं रोकना चाहूँगा, आपको माफ़ी चाहूँगा। मेरा विचित्र प्रश्न है आपसे। जिन जो की थिंकिंग बन चुकी है कि मुसलमानों को जॉब नहीं मिलते, ये सोचकर वो व्यवसाय में निकल जाते हैं, बिजनेस में निकल जाते हैं। तो ये सोच है, इन सोच को पर कहाँ हम अंकुश लगा सकते हैं? देखिए, सिर्फ मुसलमान विशेष समाज को ही जॉब नहीं है, दुनिया के हर समाज के अच्छे बच्चों को भी अभी जॉब नहीं मिल रहा है, नदारद है। तो खास तौर से ओपन कैटेगरी के जो बच्चे रहते हैं उनकी बात। मैं इसको ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। जैसे हमें जॉब नहीं मिले तो हमारे बच्चे खाली नहीं बैठे, उन्होंने कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर दिया, किसी ने होटल खोल ली, किसी ने कपड़ों के कारोबार किए। अब बस करना ये है कि उन्हें इस चीज़ को ऑनलाइन ले जाना है। अब उन्हें उस दुनिया में कदम रखना है, उस दुनिया के बारे में सीखना है जिस तरफ ये दुनिया चल पड़ी है। एक एग्जाम्पल है, बहुत
6-8 महीने के बाद मैंने किसी प्रोग्राम में लाइव तकरीर की है, जबकि मैं एक दिन में 3 प्रोग्रामों पे ज़ूम से तकरीर करता हूँ। तो हमारे बिज़नेस को अगर हम चाहते हैं बढ़ाएँ और सच में हमारे हाथों में हुनर है, हम में से कई चाय वाले ऐसे हैं कि लोग 8-8 किलोमीटर से उसकी चाय पीने आते हैं। कई बिरयानी वाले ऐसे हैं कि लोग पार्सल करना चाहते हैं, चाहे कितना भी पैसा ले। नागपुर में भी मोमिनपुर है, बहुत है प्रसिद्ध है ऐसा नागपुर में। है, अब बस ज़रूरत है कि हम उसका ऐप बनाना सीखें। अब ज़रूरत ये है कि इस ज़माने की कसौटियों को हम समझें और अपने बिज़नेस को उस हिसाब से हम अडैप्ट करें। क्योंकि आप बहुत ही जानकार हैं इस मामले के, तो मैं चाहता हूँ कि अंदर से कुछ आप ऐसा फंडा दें जिससे मुसलमानों के बच्चों के दिलो दिमाग से बात निकल जाए कि इन मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा सा 2 गोलियाँ मैं लिख के आपको देता हूँ, एक पैरासिटामॉल, एक एंटीबायोटिक। पैरासिटामॉल जिससे अभी के अभी बुखार उतर जाएगा, वो तो ये है कि मिंबरों से इस बातों को समझाया जाए जुमे की तकरीरों में। और एंटीबायोटिक वो है कि हमारे बच्चों को जमा करके, मुसलमान बच्चों को जमा करके, हिंदू कौम से किसी मेहनत करके ऊपर आए बेहतरीन इंसान को बुलाकर उसकी कहानी सुनवाई जाए। जब वो हिंदू जो मेहनत कर कर के कई बार फेल होने के बावजूद लगा रहता है, गिरते जाता है, उठते जाता है, जब वो बताता है कि सच में मुझे बहुत मेहनत लगी, आज मैं जहाँ पहुँचा, तो हमारे दिलों में जो ये बात आ चुकी है कि मुसलमान होने की वजह से हम पीछे जा रहे हैं, वो बात अपने आप चकनाचूर होकर टूट जाती है। तो मिंबरों पे ये इमाम हजरात की जिम्मेदारी है और मिंबरों के बाहर मस्जिदों के अहाते में अब वक्त आ गया है कि पढ़े लिखे हिंदुओं को बुलाकर उनकी हम कहानियां सुने और उससे हम प्रेरणा मतलब लें। कहीं न कहीं आपका कहना ये है कि अब मस्जिदों का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा, इमामों का हमें सहारा लेना पड़ेगा, मुफ्तियों का सहारा लेना पड़ेगा इन लोगों को, इन बच्चों को समझाने के लिए, ये कहना है आपका? बस मेरा ये कहना है कि मस्जिदों को वही रोल प्ले करना पड़ेगा जो रसूलुल्लाह के ज़माने में किया करती थी। वहाँ पे स्ट्रेटजीज बनती थी, प्लानिंग होती थी, लोगों के बिजनेस के लिए अल्लाह के रसूल अपना दामन फैलाकर लोगों से चंदा करके वहाँ कैपिटल जनरेट किया करते थे। बीमारों का इलाज हुआ करता था, बाहर से आए लोगों को वहाँ पर रख कर अल्लाह के रसूल अपनी सुन्नतें सिखाते थे। तो मस्जिदें दरअसल दिल हैं किसी मोहल्लों का, और जब दिल बहुत तंदुरुस्त होता है तो पूरे जिस्म में तवानाई रहती है। तो अगर हमारी मस्जिदें ये काम करने लगे तो दरअसल ये कोई नई बात नहीं होगी, मदीने की मस्जिद नबवी का वो पुनर्बर्थ होगा। फैसले होते थे वहाँ हाँ, बस, वो बिल्कुल। पुनर्जन्म होगा। जी हाँ। और मस्जिदें उसी के लिए थी, हमने उसको इबादत गाहों में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी गलतियां हैं जिसे अब सही करने का वक्त आ गया है। मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे, पूरे भारत में हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर कि सिंध बॉर्डर से लेकर दिल्ली के तक ये आंदोलन जो है पहुंच गया है, लेकिन सरकार है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो हिंसा की तस्वीरें आई हैं, आप उन तस्वीरों को ना देखिए। 50 दिन से वो जो कड़ाके की सर्दी में बूढ़े और बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, आप पहले उसको देखिए। आप ये मत देखिए कि 10% लोगों ने अपना रूट बदला, आप ये भी देखिए कि 90% लोग पुलिस के बताए तयशुदा रूट पर चलते रहे। 45 लोग मर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन किसानों के इस आंदोलन से मुझे बड़ी सहानुभूति है, उसकी वजह है। वो जो बात बताना चाहते हैं वो मैं समझ गया हूँ। आपको याद होगा 3 साल पहले रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद रहते थे, क्योंकि इंडिया के पेट्रोलियम जो है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये सब्सिडी देते थे तो इनका पेट्रोल सस्ता होता था। तो हम रिलायंस के पेट्रोल पंप पे नहीं जाते, सरकार से सब्सिडी वाला पेट्रोल लेते थे। आज हमारी सब्सिडी हटाकर 91 रुपया 25 पैसा पेट्रोल किया गया है ताकि रिलायंस के पेट्रोल पंप फिर से प्रॉफिटेबल हो जाएं। और पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन पेट्रोल से भी अहम एक चीज़ है, वो है खाना, वो है ये किसानों के पैदा की हुई पैदावार है। अब एक दिन में अरबों का अनाज खरीदा और बेचा जाता है। अब आप सोचिए, 1 अरब की इस आबादी में अगर 1 किलो अनाज भी रोज बिकता होगा एक इंसान पर, एक इंसान के परिवार पे, और 10 पैसा आप दाम बढ़ा देंगे तो 10 दिन में, हर 10 दिन में आप 1 अरब रुपया कमाएंगे। तो अगर आपके पास पेट्रोलियम की इतनी रिफाइनरियां हैं तो आपको इन अनाज के पैसों की ज़रूरत क्या है? अगर आपके पास रिलायंस जियो के नाम पर इतना बड़ा मोबाइल का कारोबार है, इतने लोगों का डेटा आपके पास है, इतनी कंपनियां हैं, इतने हाई आपके शेयर प्राइसेस है, तो कम से कम दाल रोटी तो किसानों के हाथ में छोड़ दो कि कहीं तो हमें अपनी इस लालच पे अंकुश लगाना होगा। बिल्कुल, कहीं तो हमें इस लालच पे अंकुश लगाना होगा।
हमारे साथ है समीर सिद्दीकी साहब, जो दिल्ली से यहाँ नागपुर में तशरीफ़ लाए हैं और आपने चंद बातों को उनके सुना भी है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।